दोस्तों, एक भीड़ भाड़ चौराहे से एक चमचमाती फॉर्च्यूनर कार गुजरने ही वाली थी। लेकिन चौराहे पर भारी जाम लगा हुआ था। उस फॉर्च्यूनर कार में बैठे व्यक्ति ने अपने ड्राइवर से कहा, भाई साहब थोड़ी देर रुक जाइए, इतनी भी क्या जल्दी है। सामने बहुत सारे लोग खड़े हैं और मुझे लग रहा है कि जाम काफी दूर तक फैला हुआ है, इसलिए जल्दबाजी मत करो, आराम से चलो। ड्राइवर ने उसके निर्देशानुसार कार को वहीं चौराहे पर रोक लिया, तब तक के लिए जब तक जाम खाली ना हो जाए। तो दोस्तों, आज की कहानी वाकई में दिल को झकझोर देने वाली और दिल को छू जाने वाली और सीख देने वाली है और सचेत भी करेगी। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज की सच्ची कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, 14 अगस्त 2015 की बात है। सत्येंद्र जी किसी विशेष काम से दिल्ली जा रहे थे। सत्येंद्र चौहान बहुत ही दयालु स्वभाव के व्यक्ति थे। जब उनकी कार रुकी तो उन्होंने देखा कि उनकी गाड़ी के पास 3-4 महिलाएं खड़ी हैं, जो बेहद गंदे और मैले कपड़े पहने हुए थी। उन्हें देखकर सत्येंद्र जी को लगा कि ये महिलाएं भीख मांगने वाली है, जैसे अक्सर चौराहों पर देखी जाती है। जैसे ही सत्येंद्र चौहान का ड्राइवर कार का शीशा नीचे करता है, सत्येंद्र जी अपनी जेब में हाथ डालते हैं और उसमें से कुछ रुपये की गद्दी निकालते हैं। उन्होंने उन महिलाओं को 1,000 रुपये दे दिए। इसी दौरान सत्येंद्र चौहान ने देखा कि अब जाम खुल गया है, तो उन्होंने ड्राइवर से कहा, गाड़ी आगे बढ़ाओ। जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ने लगती है, सत्येंद्र चौहान देखते हैं कि उनकी खिड़की के पास एक महिला खड़ी है, जो लगातार खिड़की पर हाथ मार रही है और कह रही है, बाबूजी हमें तो आपने कुछ दिया ही नहीं। सत्येंद्र चौहान ने जब उसे देखा तो उन्हें ऐसा लगा जैसे वे इस महिला को जानते हैं, पहचानते हैं। सत्येंद्र चौहान तुरंत कार का शीशा नीचे करते हैं और वह महिला कार के पास चलकर आती है। सत्येंद्र चौहान जब उस महिला को पहचानते हैं और हैरानी से पूछते हैं, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? तब वह महिला सिर झुकाकर कहती है, बाबूजी आपने मुझे कुछ दिया ही नहीं। सत्येंद्र की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह महिला कोई और नहीं बल्कि उनकी पूर्व पत्नी रूबी थी, जिससे उनका तलाक लगभग 3 साल पहले हो चुका था। सत्येंद्र चौहान ने खुद को संभालते हुए उससे पूछा, रूबी तुम तो एक अच्छे खासे घराने की लड़की थी। जब तलाक का केस हुआ था तो तुमने मेरे ऊपर लाखों रुपये का जुर्माना भी लगाया था और मैंने वो रकम तुम्हें दी थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि आज तुम इस हालत में हो, दरबदर की ठोकरें खा रही हो, सड़कों पर भीख मांग रही हो? रूबी ने एक पल के लिए चुप्पी साध ली और फिर बोली, सत्येंद्र मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, बस मुझे थोड़ा समय दीजिए। सत्येंद्र ने बिना कुछ और सवाल किए कहा, ठीक है तुम मेरी कार में बैठ जाओ। फिर उन्होंने ड्राइवर से कहा, भाई साहब पीछे का दरवाजा खोल दो। ड्राइवर ने तुरंत दरवाजा खोल दिया और अगले ही क्षण रूबी कार में बैठ गई। जैसे ही रूबी कार में सवार होती है, चौराहे के आसपास मौजूद दुकानदारों की निगाहें उन पर टिक जाती है। वहां खड़े लोग एक अमीर आदमी और एक गरीब भिखारिन के बीच इस अजीब मुलाकात को देखकर असमंजस में थे। उन्हें शक होने लगा कि कहीं यह व्यक्ति इस महिला को किसी गलत काम के लिए तो नहीं ले जा रहा है। देखते ही देखते वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और सब एक दूसरे से पूछने लगे, क्या हो रहा है? यह अमीर आदमी इस महिला को क्यों लेकर जा रहा है? पूरा बाजार इस रहस्यमय घटना को जानने के लिए उत्सुक हो गया था। सत्येंद्र ने जब ये देखा तो उन्होंने ड्राइवर से कहा, चलो यहां से निकलो, ज्यादा रुकना ठीक नहीं होगा। और इसी के साथ उनकी कार जाम से निकलकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। जब सत्येंद्र चौहान ने रूबी को अपनी गाड़ी में बैठाया तो वह अकेली नहीं थी, उसके साथ 3-4 और भीख मांगने वाली महिलाएं भी थीं। वे ये समझ नहीं पा रही थी कि रूबी एक अमीर आदमी की कार में क्यों बैठ रही है और उनका आपस में क्या संबंध है। महिलाओं के मन में शक पैदा हो गया और वे आपस में धीरे धीरे चर्चा करने लगी। उनकी बातों ने जल्द ही तूल पकड़ लिया और 1 मिनट के अंदर यह खबर पूरे बाजार में फैल गई कि एक अमीर आदमी किसी भिखारिन महिला को अपनी कार में बैठाकर ले जा रहा है। बाजार में लोगों की भीड़ जमा हो गई और वे इस दृश्य को समझने की कोशिश करने लगे। कुछ लोग सोच रहे थे कि कहीं यह महिला किसी अनहोनी की शिकार तो नहीं हो रही। भीड़ में से कुछ लोगों ने उस महिला से पूछना शुरू किया कि वह कार में क्यों बैठी और उसका इस व्यक्ति से क्या संबंध है। इस पर रूबी ने स्पष्ट किया, दरअसल यह मेरे तलाकशुदा पति सत्येंद्र चौहान साहब है। मुझे ये जबरदस्ती नहीं ले जा रहे हैं, बल्कि मैं खुद अपनी मर्जी से इनके साथ जाना चाहती हूँ। रूबी के इतना कहने पर कुछ लोग आश्वस्त हो गए, लेकिन बाजार में कानाफूसी और संदेह की हलचल अभी भी थी। सत्येंद्र चौहान ने स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए
ड्राइवर से कहा, जल्दी गाड़ी चलाओ, यहाँ और रुकना ठीक नहीं होगा। धीरे धीरे फॉर्च्यूनर कार बाजार से आगे बढ़ गई और सत्येंद्र ने रूबी को अपने साथ लेकर जाने का फैसला किया। लोग अब भी एक दूसरे से सवाल पूछते रह गए कि आखिरकार इस महिला की कहानी क्या है और उसका जीवन इस मोड़ पर क्यों आ गया। चौहान और रूबी एक होटल पर बैठे थे। सत्येंद्र ने अपने ड्राइवर को कुछ पैसे दिए और कहा, जाओ मार्केट से इनके लिए एक अच्छी सी साड़ी और चप्पल की जोड़ी खरीद कर ले आओ। ड्राइवर तुरंत मार्केट की ओर रवाना हो गया। इस बीच सत्येंद्र चौहान ने रूबी से कहा, रूबी तुम होटल के अंदर जाओ और महिला स्नानागार में जाकर स्नान करो। रूबी, जो पहले ही अपने हालात से टूट चुकी थी, चुपचाप होटल के स्नानागार में चली गई। स्नान के बाद वह खुद को तरोताजा महसूस कर रही थी। जब वह बाहर आई तो ड्राइवर उसके लिए नई साड़ी और चप्पल लेकर आ चुका था। सत्येंद्र ने उसे नई साड़ी पहनने के लिए कहा। रूबी ने साड़ी पहनी और जैसे ही वह बाहर आए, सत्येंद्र चौहान की नज़र उस पर ठहर गई। वह एक पल के लिए उसकी ओर देखता ही रह गया। रूबी की बदली हुई सूरत और उसके चेहरे की मासूमियत ने सत्येंद्र को पुरानी यादों में वापस खींच लिया। सत्येंद्र ने मन ही मन सोचा, हालात चाहे जैसे भी बदल गए हों, लेकिन रूबी का चेहरा और चाल चलन बिल्कुल भी नहीं बदला। वह सिर्फ मजबूरियों की मारी है। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद सत्येंद्र ने रूबी से कहा, रूबी, मैं किसी जरूरी काम से दिल्ली जा रहा हूं। अगर तुम मुझे थोड़ा सा समय दो तो मैं कल आकर तुमसे मिलूंगा। तुम मुझे अपना पता लिखकर दे दो ताकि मैं वहां से लौटने के बाद तुमसे मुलाकात कर सकूं। रूबी ने बिना कुछ कहे एक पर्चे पर अपना पता लिखा और सत्येंद्र को दे दिया। सत्येंद्र फिर दिल्ली के लिए रवाना हो गए। दिल्ली पहुंचकर उन्होंने दिन में अपने सभी काम जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश की ताकि वापस आकर रूबी से मिल सके। लेकिन उस रात जब वह होटल में सोने गए तो उनका मन बहुत बेचैन था। पुरानी यादें, रूबी की बदहाली और उसके हालात उनके मन में बार बार घूम रहे थे। उधर रूबी की भी हालत कुछ ऐसी ही थी। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसकी जिंदगी इस मोड़ पर आ जाएगी और अब अचानक सत्येंद्र का दोबारा मिलना उसे अजीब सी उलझन में डाल रहा था। दोनों के लिए वह रात काटनी मुश्किल हो रही थी। सत्येंद्र की रात करवटें बदलते हुए और सोचते हुए बीती और रूबी की, जो कि चौराहे पर भीख मांगती थी, उसकी भी वह रात नहीं कट रही थी। बेचैनी और सवालों से भरी थी। दोस्तों, दोनों ने वहां पूरी रात करवटें बदलते हुए बिताए। अगले दिन सत्येंद्र चौहान दिल्ली से लौटते हैं और रूबी द्वारा बताए गए पते पर पहुंचते हैं, लेकिन वहां पता चलता है कि रूबी वहां पर है ही नहीं। वह फिर अपने काम पर भीख मांगने के लिए जा चुकी है। सत्येंद्र फिर उसी चौराहे पर जाते हैं जहां पर रूबी उन्हें पिछले दिन मिली थी। वह उसे फिर से अपनी गाड़ी पर बैठाते हैं और गाड़ी में बैठने के बाद रूबी उन्हें अपने कमरे पर ले जाती है, जो एक किराए का गंदा छोटा सा कमरा है। जब वह उस कमरे में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि एक बेड रखा हुआ है और बेड के ऊपर सत्येंद्र और रूबी की एक फोटो टंगी हुई है। जैसे ही सत्येंद्र की नज़र उस फोटो पर पड़ती है, वह रूबी से पूछते हैं, रूबी, हमारा तो तलाक 2-3 साल पहले हो चुका है। हम एकदम अलग अलग रास्तों पर चले गए थे, सब कुछ बंटवारा हो चुका था, कोर्ट में सब कुछ तय हो गया था, तुमने मेरे ऊपर हर्जाना लगाया था, वह 1 लाख रुपए भी मैंने तुम्हें दे दिए थे, तो यह आखिर तस्वीर क्यों लगा रखी है। तो फिर रूबी फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, दरअसल मैंने आपको तलाक भले ही दे दिया था, लेकिन उस तलाक के पीछे मेरी रजामंदी नहीं थी। मैं दरअसल आपको कभी तलाक देना ही नहीं चाहती थी। मैं आज भी आपको उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि शादी के बाद किया करती थी। सत्येंद्र चौहान, जो इस जवाब से हैरान थे, कहते हैं, फिर तुमने मुझे तलाक क्यों दे दिया। तब वह पूरी कहानी बताती है और कहती है, दरअसल मेरे एक जीजा होते हैं, मेरे पिता, और मेरा एक भाई भी है। सत्येंद्र, तुम एक बड़े बिजनेसमैन थे और तुम्हारे पास बहुत सारी संपत्ति थी। तुम इकलौते बेटे थे और तुम्हारे पास अकूत धन था। जब हमारी शादी हुई थी तो मेरे घर वालों ने तुम्हारे घर का रिश्ता देखने के लिए भेजा था। उन्होंने देखा कि तुम्हारे पास सब कुछ भरा पूरा है और तुम बहुत बड़े रईस, बड़े आदमी हो। रूबी की बात सुनकर सत्येंद्र चौहान का दिल भर आया। वह समझ गए कि रूबी के परिवार ने उनके धन दौलत के बारे में क्या, और यह सब उनके बीच की स्थिति को और भी जटिल बना रहा था। वह लोग सोचते हैं कि हमें चाहे जो करना पड़े, लेकिन लड़का एकलौता है, इसलिए हम शादी इसी के यहाँ करेंगे। और लास्ट में होता भी वही, वह शादी सत्येंद्र चौहान से ही होती है। जब शादी हो जाती है तो चून की जो जीजा था वह बहुत ही लालची टाइप का आदमी था और जो कहता था वही सत्येंद्र चौहान की ससुराल में मान्य होता था, यानी रूबी के माता पिता और भाई मानते थे। जब रूबी दुल्हन बनकर सत्येंद्र चौहान के घर जा चुकी थी तो जैसे जैसे 1-2 साल रिश्ता चलता है,
उसके बाद धीरे धीरे उसके जीजा भाई माँ बाप सब लोग रूबी को कहीं ना कहीं से बहकाने लगते हैं। वह बहकावे में आ जाती है और अपना घर खुद ही तोड़ने पर उतावली हो जाती है। स्थिति यहाँ तक पहुंचा जाती है कि दोनों का आपस में तलाक का केस चलता है। रूबी के जीजा को और रूबी के घर वालों को यानी उसके मायके वालों को पता ही था कि सत्येंद्र चौहान के पास पैसों की कोई कमी नहीं है, तो अगर मैं उनके ऊपर जुर्माना ठोका तो यह आराम से पैसे दे देंगे और उस पैसे को लेकर हम अपनी जिंदगी अच्छी तरीके से गुजारेंगे। लेकिन रूबी को इस चीज की भनक नहीं थी कि ये लोग उसका घर बिगाड़ रहे हैं, उसका घर फूंक रहे हैं और उसके साथ धोखा दे रहे हैं। रूबी भी अपने परिवार के दबाव में आकर धीरे धीरे बदलने लगती है। रूबी अपने मम्मी पापा और अपने भाई के कहने पर यह सारा कृत्य करती थी और अंत में कोर्ट में दोनों का तलाक हो जाता है। रूबी अपने परिवारजनों के कहने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना सत्येंद्र चौहान पर थोप देती है और सत्येंद्र चौहान भरे कोर्ट में लाखों रुपए अदा करके तलाक ले लेते हैं। इस प्रकार दोनों का संबंध विच्छेद हो जाता है। ये सारे पैसे रूबी के नाम से उसके खाते में आ जाते हैं। धीरे धीरे उसका जीजा कहता है, रूबी देखो अब तुम्हारा तलाक हो गया है, मैं तुम्हारी अच्छी शादी करा दूंगा, लेकिन ऐसे तुमसे कोई शादी नहीं करेगा क्योंकि तुम तलाकशुदा हो। इसलिए तुम्हें सबसे पहले एक छोटा सा घर बनाना होगा, एक प्लॉट या जमीन खरीदनी होगी ताकि कोई भी लड़का या परिवार लालच में आकर तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो जाए। उसका जीजा और उसके परिवार वाले उसे प्लॉट के नाम पर 30 लाख रुपए ले लेते हैं, लेकिन अंत में उसे कुछ नहीं मिलता। धीरे धीरे वे सभी पैसे रूबी के खाते से निकाल लेते हैं। इस तरह रूबी अपने परिवार की बातों में आकर न केवल अपने पति की होती है बल्कि अपनी मेहनत की कमाई को भी अपने परिवार के हाथों गंवा देती है। और जब रूबी के पूरे पैसे खत्म हो जाते हैं तब तक उसका इकलौता भाई और भाभी दोनों रूबी से बहुत ज्यादा जलन रखने लगती है और रूबी उसे फूटी आंखों भी नहीं सुहाती। दोस्तों, रूबी सब कुछ समझ पा रही थी, सब कुछ जान चुकी थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसने अपने हंसते खेलते परिवार में अपने हाथों से आग लगा दी थी। जब उसका पैसा खत्म हो जाता है तो रूबी का भाई और उसके माता पिता उसे घर से निकाल देते हैं। वह अपने जीजा के पास पहुंचती है, लेकिन जीजा भी कहता है, तुम्हें जहां मर्जी हो वहां चली जाओ, जब तुम अपने पति की नहीं हो सकी तो तुम हम लोगों की कब होगी। रूबी फिर सीधा चली जाती है। उसके पास कहीं रहने का कोई ऑप्शन नहीं होता था। हारकर मजबूरी में वह सड़क पर कुछ महिलाओं से मिलती है। वह सभी एक दूसरे से मिलकर ऐसी महिलाओं से उसकी मुलाकात होती है जो सड़क पर भीख मांगने का काम करती है। दोस्तों, रूबी उन लोगों के साथ रहने लगी और उनके साथ खाना खाने लगी। अब उसका जीवन झुग्गी में चल रहा था। धीरे धीरे रूबी भी उसी धंधे में उतर आए और वह भी भीख मांगने लगी। जब पूरी कहानी रूबी ने उसी कमरे में अपने पति सत्येंद्र चौहान को सुनाई तो सत्येंद्र चौहान साहब की आंखों से आंसू निकलकर जमीन पर गिरने लगे। अब रूबी सत्येंद्र से पूछती है, माँ तो मुझे बहुत मानती थी, माँ का क्या हाल है। सत्येंद्र कहते हैं, माँ आज भी वैसे ही है, वे तुम्हें आज भी याद करती है। उन्होंने पता नहीं कितनी बार मुझसे कहा, क्या मेरी बहू अब मुझे वापस नहीं मिल सकती, लेकिन अब वे बुजुर्ग हो चुकी है। अब मैं उन्हें क्या बताऊं कि हमारा कोर्ट में तलाक हो चुका है और अब हम कभी एक दूसरे को नहीं हो सकते। रूबी सत्येंद्र से कहती है, अगर दिल सच्चा हो, मोहब्बत सच्ची हो और इरादे नेक हो तो हम अभी भी एक हो सकते हैं। सत्येंद्र कहते हैं, नहीं, कानूनी तौर पर और धार्मिक रूप से हम हर तरह से अलग है। इतना कहकर सत्येंद्र चौहान कुछ पैसे निकालता है और कहता है, ये पैसे रखो, हर महीने का जो तुम्हारा खर्चा होगा उसे मैं देता रहूंगा, मुझसे लेते रहना, लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। वह ये पैसे रूबी को देता है और अपनी कार में बैठ जाता है। जैसे ही वह सवार होता है, रूबी उसके पैर पकड़कर रोने लगती है, जिससे सत्येंद्र का दिल भी पिघल जाता है। वह कहते हैं, एक बार मुझे अपनी सासू माँ से बात करने दो। सत्येंद्र अपनी जेब से मोबाइल निकालता है और तुरंत अपनी माँ को कॉल करता है। माँ, रूबी मिल गई है, रूबी से बात करना है। जैसे ही उसकी माँ ये सुनती है कि उसकी बहू रूबी आज कितने दिनों बाद उसके बेटे से मिली है, वह तुरंत कहती है, बेटा बात कराओ, मुझे बहुत कुछ कहना है। सत्येंद्र अपने फोन को रूबी के हाथ में देता है। अब सासू और बहू दोनों एक दूसरे से काफी बातें करती है। सत्येंद्र की माँ कहती है, ऐसा करो, तुम बहू को सीधा घर वापस लेकर आओ। सत्येंद्र अपनी माँ की बातों को टाल नहीं पाता। सत्येंद्र चौहान, जो अपनी भावनाओं को संभाल नहीं पा रहा था, रूबी को अपने फॉर्च्यूनर कार में बैठाया और सीधे अपने घर पहुंचता है। दोस्तों, जैसे ही वह घर पहुंचता है,
वह देखता है कि उसकी माँ आरती की थाल सजाए अपनी बहू का इंतजार कर रही है। वह अपनी बहू की आरती करती है और दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं। सास और बहू एक दूसरे के साथ रोने लगती है। उसके बाद सत्येंद्र कहता है, माँ, ये वही रूबी है जिसने कोर्ट में मुझसे 4 लाख रुपए का जुर्माना लिया था और मैंने 4 लाख रुपए भरे थे। क्या इस महिला को दोबारा अपने घर में रखना चाहिए? उसकी माँ जवाब देती है, बेटा, अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, ये भी एक इंसान है और गलतियां हमेशा इंसानों से ही होती है। अगर इसमें कोई गलती हो गई है तो उसे माफ कर दीजिए। सत्येंद्र अब अपनी तलाकशुदा पत्नी रूबी को माफ कर देता है। दोस्तों, सत्येंद्र और रूबी दोनों एक बार फिर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं और एक साथ बड़े प्यार से रहने लगते हैं। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब हमारे रिश्ते हमारे अपने ही हमें छोड़ जाते हैं, हमें दर्द देते हैं और हम खुद को अंधकार में गिरा महसूस कर आते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ सत्येंद्र और रूबी के साथ। एक समय था जब रूबी ने सत्येंद्र से अलग होने का निर्णय लिया और कोर्ट में 4 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। लेकिन दोस्तों, ये कहानी सिर्फ अलगाव की नहीं है, ये कहानी है पुनर्मिलन की, माफी की और सबसे बड़ी बात, इंसानियत की। सोचिए, एक इंसान जिसने अतीत में गलती की, जब वह लौटकर आता है तो हमारे सामने एक सवाल खड़ा होता है, क्या हम उसे माफ कर सकते हैं? सत्येंद्र की मां ने जिस तरह अपने बेटे को सिखाया वह हमारे लिए एक प्रेरणा है। उन्होंने कहा, अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। ये वाक्य हमें सिखाता है कि हर इंसान गलतियां करता है, लेकिन उसे मौका देना हमारा कर्तव्य है। दोस्तों, यह माफ करने का गुण, ये दूसरों को समझने का गुण, यही हमारे समाज की असली ताकत है। हम सब इंसान हैं और इंसान होने के नाते गलतियां होना स्वाभाविक है, लेकिन उन गलतियों को सुधारने का और दूसरों को मौका देने का साहस हमें होना चाहिए। इस कहानी में सत्येंद्र ने अपनी पत्नी रूबी को माफ कर दिया क्योंकि उसने समझा कि एक गलती से कोई बुरा नहीं हो जाता। अगर हम भी दूसरों को माफ करना और समझना सीख ले तो हमारे रिश्ते मजबूत बनेंगे, हमारा समाज और भी सुंदर बनेगा। याद रखिए, माफी सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये वह ताकत है जो टूटे हुए रिश्तों को जोड़ सकती है, बिखरे हुए दिलों को समेट सकती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी को परेशान करना या भावनाओं को आहत करना या किसी के दिल को दुखाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक, सचेत और अलर्ट करना था। इस पूरे वीडियो को देखकर आपका मन सोचने पर मजबूर हो गया होगा। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी क्या राय है? कृपया अपनी राय निष्पक्षता के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जहां भी रही है, सचेत रहिए, सुरक्षित रहिए।